बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियोलॉजी। चैप्टर 1 है अब्दुल वहाब डॉगर से। इसके अंदर से भी एक एससीक्यू और 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। इसमें जी आपने स्टार्ट ही अल्ट्रासाउंड से ही करना है सीधा। अल्ट्रासाउंड, इसके अंदर से जो क्वेश्चन आया हुआ इसके एडवांटेजेस पूछे हुए हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ये देख लीजिए। रेडिएशन रिस्क है, नॉन इन्वेजिव होता है, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती, इमीडिएट रिपोर्ट होती है, रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स होते हैं, पेनलेस होता है, सेडेशन कोई किस किस्म की नहीं चाहिए और इनएक्सपेंसिव है, बड़ा सस्ता सा हो जाता है। ठीक है, एडवांटेज का सवाल आया हुआ है। डिसएडवांटेज का सवाल आया हुआ है। डिसएडवांटेज में जी इसका मेन डिसएडवांटेज होता है ये ऑपरेटर डिपेंडेंट है। अगर आपका ऑपरेटर अच्छा है तो वो इसको सही इंटरप्रेट कर सकेगा, वरना नहीं। उसके बाद लॉन्ग लर्निंग कर्व होती है इसकी। इंटरप्रिटेशन सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे, इंटरप्रिटेशन ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। उसके बाद नहीं आप इसको इंटरप्रेट कर सकते, एग्जामिनेशन के दौरान ही कर सकते हैं। इसका ये है जैसे आपके पास एक्सरे रिपोर्ट है, सिटी स्कैन की रिपोर्ट आती है ना, उसको जो भी देखेगा वो उससे इंटरप्रेट कर सकता है, फ़िल्म आ जाती है। लेकिन इस तरह अल्ट्रासाउंड को आप कोई फ़िल्म नहीं निकाल सकते। जो वो हम एक लगा होता है वो सिर्फ एक पेज, एक किसी एक ख़ास मौके एक तस्वीर लगी होती है, तो उसे आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन इसकी ओनली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन है। उसके बाद इस ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है। ठीक है, ये इसके 4 डिसएडवांटेजेस है। अल्ट्रासाउंड होता क्या है, इसमें जी आप अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताया होगा, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं जो जिनको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। एक प्रोब होता है, प्रोब को ईयर और माउथ कहते हैं इसका अल्ट्रासाउंड का, कि वो पहले वेव्स रेडिएट करता है, वो जाकर डिफरेंट सर्फेसिस से टकराती हैं और वापस आती हैं, तो वो उनको दोबारा पिक करता है, उससे इमेज जनरेट करता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, अच्छा पहले पैरे में अगर आप पढ़े ना, जो सबसे पहला पैरा इसका मेथड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, इसके अंदर एब्डोमिनल मैस, हेपेटिक, पैंक्रियाटिक, अयोर्टिक, बाइलरी, यूरिनरी ट्रैक और गायनाकोलॉजिकल डिजीज़, इन सब की एग्जामिनेशन के लिए हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक थायराइड, टेस्टिस, ब्रेस्ट, इन सब में भी, यानी बड़े कॉमन सी एक इन्वेस्टिगेशन है जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ये चॉइस है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे किन डिजीज़ के लिए जो अल्ट्रासाउंड है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। उसके अंदर देख लें ये जो हेपेटिक, पेंक्रियाटिक, यूरिनरी ट्रैक, इनके अंदर कोई स्टोन आ जाए, उनके लिए जो ना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी अल्ट्रासाउंड होती है पहले। उसके बाद हम आगे अगर उससे नहीं हो रहा फिर हम सिटी की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इनमें ये होती है। उसके बाद आ जाए आगे जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के नीचे ना कुछ फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं उसने, ये एमसीक्यू के लिए अपने जहन में रखिएगा कि इसमें एक चीज़ याद है कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजोल्यूशन ऑफ इमेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ ऑफ टिश्यू के। एंड जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी रेजोल्यूशन हाई होगी, लेकिन उतना वो सुपरफिशियल देखेगा। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी रेजोल्यूशन कम होगी, लेकिन उतना ही वो डीपर टिश्यूज़ तक जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रख लेना। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए देखें, 3 से 20 मेगाहर्ट्ज़ जो है ना, ये हमारी मेडिकल के अंदर इस्तेमाल होती है अल्ट्रासाउंड। अब उसके अंदर अगर हम आगे देखें तो जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाली हमारी वेव्स है ना, यानी 5 to 10 मेगाहर्ट्ज़, ये हमारी इस्तेमाल हो रही हैं सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए, लाइक मसल, ब्रेस्ट एंड टेस्टिस। और जो अब्डोमिनल इमेजिंग करनी है हमने, यानी डीपर टिश्यू देखना, उसमें हमारी 3.5 से 5 मेगाहर्ट्ज़, यानी 3.5 से 5 तक हमारी ये एब्डोमिनल स्ट्रक्चर जो डीपर देखना हमने। फिर 5 से 10 तक हमारी ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, इसमें मसल, ब्रेस्ट और टेस्टिस आ जाते हैं। अब 10 से ऑनवर्ड जो होती है वो हम यूज़ करते हैं आई के लिए। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ऑफ जो आई बॉल होता है ना, उसको हम बीटा स्कैन या ब्राइटनेस स्कैन भी कहते हैं। इसमें जी हम आई को बंद कर देते हैं, आई लिड के ऊपर एक जेल लगती है और उसके ज़रिए हम देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर 10 से 15 मेगाहर्ट्ज़ ये होती है। तो हमारे पास 3 रेंज हैं। पहली हमारे पास है 3.5 से 5 तक एब्डोमिनल डीपर स्ट्रक्चर्स के लिए, 5 से 10 तक हमारे पास आ जाती है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए। उसके बाद हमारे पास 10 से 15 मेगाहर्ट्ज़ आ जाती है बीटा स्कैन, यानी जो कि आई के लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं डिमेरिट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, जो है ना वो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। इसके साथ एक और डिमेरिट्स अल्ट्रासाउंड का जो होता है ना, वो ये होता है कि अल्ट्रासाउंड उन स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता जिनके अंदर आई, जिनके अंदर एयर हो या कोई सॉलिड यानी बोन हो, क्योंकि एयर और बोन दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्ट्रासाउंड बीम को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं।
ठीक है। इसके बरक्स जो फ्लूइड हो, जिन ऑर्गन्स के अंदर फ्लूइड जो वो बेस्ट कंडक्टर है साउंड वेव्स का, ठीक है, इसलिए एग्जामिनेशन ऑफ सिस्ट, ब्लैडर और बाइलरी सिस्टम जो है ना, उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारे पास आती है वो अल्ट्रासाउंड आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। यानी जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का है। पीछे जो था उसके अंदर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो वही आए हुए हैं मेनली अल्ट्रासाउंड में से जो आते हैं ना, कि जी फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एब्डोमेन में कोई मसला हुआ है, उसके लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फौरी हम करवाते हैं वो पहले हम अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर उसने जी क्वेश्चन इस तरह दे देता कि हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस है अलॉन्ग विथ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन, ठीक है। अब हाइपोकॉन्ड्रियम पेन भी है और जॉन्डिस भी है, इसका मतलब क्या, बाइलरी सिस्टम इन्वॉल्व है, तो इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपकी कौन सी होगी, अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है जी, और इसके सवाल जो आए हुए हैं, एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड का आया हुआ है, डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड का आया हुआ है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके और कोई सवाल ऐसा नहीं पूछा हुआ। इसके बाद इस नीचे वाले पैराग्राफ जो हमारा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, इसके अंदर से सवाल आए हुए हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि जो हमारा एंडोस्कोप होता है ना, उसका जो आगे वाला एंड होता है, जहाँ पे कैमरा लगा होता है, वहीं भी हमें एक छोटा सा प्रोब लगा होता है, एंड ये अल्ट्रासाउंड प्रोब, ठीक है। यानी वो एंडोस्कोपी जो होती है वो एक तो आप एंडोस्कोपी कैमरे से देख रहे होते हैं, उसके आगे एक प्रोब लगा होगा जो अल्ट्रासाउंड रेडिएट कर रहा होगा, और उसकी वजह से आप डीपर स्ट्रक्चर्स तक और वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंडोग्राफी है वो भी साथ साथ हो रही होगी। अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर ईसोफेगस का जो है ना, EUS इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द लोकल असेसमेंट ऑफ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है किसके लिए, लोकल असेसमेंट ऑफ इसोफेजियल ट्यूमर। इसोफेजियल ट्यूमर जो है उसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास है वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है। उसके अलावा जी पेंक्रियाटिक लेंस जो है उसके अंदर हमने अगर फाइन नीडल एस्पिरेशन करनी हो उसके लिए भी हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। उसके अलावा रेक्टल प्रोब के लिए रेक्टम की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास रेक्टल प्रोब होता है, वजाइना के लिए ट्रांसवेजाइनल प्रोब होगा। इसी तरह हार्ट के लिए हमारी जो इकोकार्डियोग्राफी होती है ना, ये भी एक्चुअली एक टाइप ही है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की। इसके अंदर हम हार्ट के चैम्बर्स, मसल्स, सेप्टम, ये सब कुछ देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है ना वो उसके अंदर ये पूछता होता है कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के एडवांटेजेस या कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ना, या इसके फ़ायदे जो हैं वो बता दें, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आपने इसका ये जो मैंने आपको गिनवाए हैं यही आपने इसके अंदर लिख देने हैं। मज़ीद मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के भी बता देता हूँ। ये देखिए, इसने पूछा हुआ एडवांटेजेस ऑफ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो जो पास पेपर वाले हमारे लिखे हुए उसने कहा कि डिटेल्ड एनाटॉमी ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ इसोफेगस, यानी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड अगर हमने इसोफेगस के अंदर किया, इसोफेगस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, उसके अलावा ट्यूमर थिकनेस ऑफ इसोफेगस को कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड, ठीक है। यानी एक तो वो हमें डिटेल एनाटॉमी बता रहा है, उसके अलावा ट्यूमर थिकनेस, यानी जो इसोफेगस की वाल के अंदर ट्यूमर है उसकी थिकनेस कितनी है वो भी हमें बता रहा होगा। उसके अलावा अगर हम इकोकार्डियोग्राफी की तरफ जाएं, जो हार्ट चैम्बर्स की डिटेल, उसके जो हमारे हर चैम्बर की अलग अलग डिटेल बता देता है, हमें पेपिलरी मसल्स की डिटेल्स बता देता है, हमें जो वेल्व्स होते हैं उनकी डिटेल्स बता देता है। इस तरह रेक्टल एग्जामिनेशन और वजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये इसके एडवांटेज हैं हमारे पास एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के। उसके बाद आ जाता है डोपलर अल्ट्रासाउंड, इसका सवाल भी आता है। अब डोपलर फिनोमिना अगर आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हो तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं ना, अगर वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से टकराते हैं ना तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर देख लें कि कौन कहाँ कहाँ है जहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी के अंदर हो। तो अगर आप देखेंगे तो आपकी ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है ना आपका, वो या ब्लड सेल्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यानी उसके लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डोपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जी, मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन दे देगा हमें किसकी, मूवमेंट ऑफ ब्लड की। तो जो डोपलर अल्ट्रासाउंड है फिर हमारे लिए किस में इस्तेमाल हो सकता है जी, ये असेसमेंट ऑफ आर्टीरियल वेनस डिजीज़, स्टेनोटिक लेजन्स, ठीक है। उसके बाद इसका जो बी मोड होता है ना, ड्यूप्लेक्स इज़ अ डोपलर अल्ट्रासाउंड विद बी मोड, जिसको ड्यूप्लेक्स, एक तो डोपलर अल्ट्रासाउंड है, फिर इसमें आगे आ जाता है ड्यूप्लेक्स जो है वो अल्ट्रासाउंड विद बी मोड है।
ये गोल्ड स्टैंडर्ड है किसके लिए, ऑब्टेनिंग वेस्कुलर फ्लो स्टडीज़ एंड फॉर वेरिकोज वेन, यानी वेरिकोज वेन के लिए आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड या ड्यूप्लेक्स करवाने, यानी डॉपलर अल्ट्रासाउंड विद बी मोड, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है आपकी किसके लिए, वेरिकोज वेन के लिए। ठीक है, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड के मतलब सवाल आया हुआ है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि लिमिटेशन हमारे पास क्या है जी अल्ट्रासाउंड की। लिमिटेशंस हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। अब ये जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड की लिमिटेशन है यहाँ पे जी हमारे पास। ठीक है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड की लिमिटेशन हमारे पास क्या होगी, या अल्ट्रासाउंड की लिमिटेशन भी आप इनको इनके अंदर भी आप ये लिख सकते हैं, वही जो हमने पहले पढ़ा कि जहाँ पे भी कहीं एयर आ गई या जहाँ पे कहीं कोई वो डेंस टिश्यू यानी बोन आ गया, वहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर एक चीज़ और आप ऐड कर लें, ओबेसिटी। ठीक है, तो इन लिमिटेशन को आप BOB के निमोनिक से याद रख सकते हैं, B से बाउल, O से ओबेसिटी, B से बोन, यानी बावल जो आपकी बॉडी की है उसके अंदर अगर तो गैस प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर जो आपकी अल्ट्रासाउंड वहाँ पे फेल हो जाएगी। इंटेस्टाइनल गैस है तो इस इंटेस्टाइनल गैस की वजह से नीचे कोई पेंक्रियाटिक या एयोर्टिक लाइन जो है वो भी आपको साफ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो सारी जो एयर है उसने ही आपके अल्ट्रासाउंड को अब्जॉर्ब कर लेना है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट जिसके अंदर ओबेसिटी है उसके अंदर भी मुश्किल होगी कि आपको नीचे वाले टिश्यूज़ जो है ना साफ नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास बोन्स हैं तो बोनी स्ट्रक्चर के अंदर भी अल्ट्रासाउंड आपका फेल हो जाएगा। तो BOB से आप इसकी लिमिटेशन याद रख लें। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है, और इसके जो डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस हैं वो हम पहले पीछे ही पढ़ाएंगे कि तो ये ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसको इंटरप्रेट एट द टाइम ऑफ हम एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इसकी लॉन्ग लर्निंग कर्व है, रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है, ये इसके पहले भी हम डिसएडवांटेज किया, उसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं लिमिटेशन जो इसकी हैं। उसके बाद आ जाता है कन्वेंशनल रेडियोग्राफ। ठीक है, अरे इसके अंदर जो पास क्वेश्चन के अंदर एक सवाल आया हुआ, एक तो मैंने एडवांटेज ऑफ आपको कह दिया कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बुक के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो वो एक आपने लिख लेना है। दूसरा जो एक सवाल आया हुआ है ना वो इसने पूछा हुआ है जी कि हमारे पास कंपैरिजन ऑफ अल्ट्रासाउंड दें विद अदर टेक्निक्स। ठीक है, तो इसको लिख लें कि कंपैरिजन अगर हम इसका करते हैं ना एक्सरे, ये जब आप अगली पढ़ भी लेंगे ना उससे भी आपको हल्का फुल्का मिल जाएगा, लेकिन अगर इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें कि अगर इसको हम एक्सरे के साथ कंपेयर करते हैं ना तो इट कैन नॉट बी यूज़ फॉर इमेजिंग ऑफ बोनी स्ट्रक्चर्स। हमने पहले कहा कि बोनी स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर आएंगे वहाँ पे हमें एक्सरे इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्सरे ज़्यादा बेहतर है बोनी स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेस्टाइनल गैस, यानी जहाँ पे गैस आ गया तो वहाँ पे हम पेंक्रियाज और योटा नीचे कुछ भी देखना चाहते हैं, अल्ट्रासाउंड से नहीं नजर आना, तो वहाँ पे फिर हमें CT स्कैन की तरफ जाना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर लंग्स की कोई पैथोलॉजी है या लीवर की पैथोलॉजी है, इसके अंदर हमें फिर CT स्कैन की तरफ जाना पड़ेगा। अब आ जाए जी कन्वेंशनल रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ इसको एक्सरेज भी कहते हैं, एक्स रेडिएशंस भी कहते हैं, और इसको जो डिस्कवर किया था वो विल्हेल्म रोएंटजन इसने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद जी ये दो जगह इस्तेमाल होते हैं, एक तो एक्सरेज आम जो एक्सरे हम कहते हैं उसमें, दूसरा जो CT है ना हमारा कंप्यूटर टोमोग्राफी, वो भी एक्चुअली एक्सरे की ही एक टाइप है जिसके अंदर हम हाई वोल्टेज एक्सरेज विद काफ़ी ज़्यादा यानी और डिवाइसेस रख के और काफ़ी ज़्यादा एंगल्स को इस्तेमाल करते हुए जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम उसको कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम कंप्यूटर टोमोग्राफी करेंगे। ठीक है, अब एक्सरेज बनते कैसे हैं ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बस वैसे आप जनरल नॉलेज के लिए याद रख लें, ये आपने पढ़ा भी हुआ है फिज़िक्स के अंदर। यानी इसमें क्या होता है, दो टंगस्टन फिलामेंट होते हैं, उनके हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है जिसकी वजह से जो कैथोड है वो हीट होकर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपके इमिट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स जब जाके सामने एनोड से टकराएंगे ना तो वहाँ से फिर एक्सरेज इमिट होंगी, उन एक्सरेज को फिर हम यूज़ कर लेते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जी एक्सरेज का, एक्सरेज जब बॉडी से गुजर रही होती है ना तो डिफरेंट जो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट अब्जॉर्प्टिव पावर रखते हैं फॉर एक्सरेज। ठीक है, तो नीचे हमने फिल्म रखी होती है, ऊपर हम एक्सरे बॉडी से गुजारते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट क्वांटिटी में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी उससे गुजर जाती हैं। तो जब जाके फिल्म पर गिरती हैं तो उसी एतबार से वो इमेज बना देती हैं एक। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो डेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उन्होंने ज़्यादा अब्जॉर्ब की होगी
तो वो वाइट आ जाएंगे। उसके अलावा जो एयर है वो लीस्ट अब्जॉर्ब करती है, फ़ैट जो है वो लेस देन एयर होती है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट टिशू। तो इस तरह 4 बेसिक डेंसिटीज़ इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। 4 बेसिक डेंसिटी में जी हमारी एयर फुल ब्लैक आपको नज़र आएगी। उसके बाद आपके पास फ़ैट होगा, उससे लाइट आपका सॉफ्ट टिश्यू होंगे, और जो कैल्सीफाइड या बोनी स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपको सबसे ज़्यादा वाइट नज़र आएंगे। अब भाई जी एक्सरेज दैट पास हो द एयर लंग्स आर लीस्ट अब्जॉर्ब, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। कैल्शियम और जो बॉन्ड होंगी वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे। सॉफ्ट टिश्यू जो है वो फ़ैट के अलावा जो है वो कम अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और उनकी ग्रे शेड होगी। जो फ़ैट होगा वो सॉफ्ट टिश्यू से भी थोड़ा सा कम अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एयर से थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, तो इसकी जो शेड है थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह हमारे पास 4 शेडें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। यानी 4 शेड्स आपके पास होंगी, पहली एयर की, फिर फैट की, फिर सॉफ्ट टिश्यू की, और फिर एंड पे बोन या सॉलिड स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। अब जो एक्सरेज में से आपका क्वेश्चन आना है, एक तो ये पूछते हैं कि वो आपको कोई पैथोलॉजी देगा जिसके अंदर कोई बंदे का एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी मसला बना, चेस्ट का मसला बना है, और वो पूछेगा कि चेस्ट में फ़र्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपके पास क्या है। याद रखें चेस्ट के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो मोस्टली या ज़्यादातर जो है वो हमेशा एक्सरे होती है। सबसे पहले आपने एक्सरे करवाना होता है, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। उसके बाद फिर आप अगली कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो आप कराना चाहते हैं वो करवा लें, ठीक है। तो कॉमन यूजेस के अंदर भी अगर आप इसके नीचे पढ़ें तो सबसे पहले आपके पास चेस्ट एक्सरे, यानी चेस्ट की कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ है, निमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स है, लंग पैथोलॉजी आप एक्सरे कराएंगे। उसके बाद आप एक्सरे एब्डोमेन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या कोई परफोरेशन हुई है तो इसके अंदर हम एक्सरे एब्डोमेन करवा लेते हैं, जिसमें एयर फ्लूइड लेवल हमारे पास आ जाता है। उसके बाद बोन्स का कोई भी फ्रैक्चर हो गया, बोन के लिए अंदर बोन फ्रैक्चर के भी जो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपके पास वो हमेशा एक्सरे होती है। तो चेस्ट एक्सरे हो गया, एक्सरे एब्डोमेन हो गया, परफोरेशन की सूरत में एक्सरे ऑफ बोन्स हो गया, और कंट्रास्ट एक्सरे। कंट्रास्ट एक्सरे में क्या होता है कि एक जी हम जो हमारी कंट्रास्ट डाई होती है ना, वो देते हैं पेशेंट को, और उसके बाद हम एक्सरे फिल्म ले लेते हैं, ठीक है। जो डाई होती है हम इंट्रावीनस देते हैं मोस्टली। इसके अंदर उन्होंने जो एग्जांपल भी दी हुई है इंट्रावीनस यूरोग्राफी जो होती है ना आपकी, जिसके अंदर आप यूरिनरी सिस्टम का एक्सरे लेते हैं, यूरोग्राम। उसके अंदर हम इंट्रावीनस डाई देते हैं, और उसके बाद हम उसको एग्जामिन कर लेते हैं, यानी एक्सरे लेंगे तो हमारे पास एक कंट्रास्ट फिल्म आएगी, जहाँ जहाँ से वो डाई गुजरी होगी वो ब्राइट हो जाएगा। उसके बाद ओरल कंट्रास्ट भी आता है। ओरल कंट्रास्ट में बेरियम या गैस्ट्रोग्राफिन जो हम ये यूज़ करते हैं, और इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में यूज़ कर सकते हैं। ये फिर बेरियम स्टडीज़ में आ जाएगा, या अगला जो टॉपिक होगा हमारा बेरियम स्टडीज़ है। अच्छा, एक्सरेज के भी एक तो उसने फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, फिर इसका एक सवाल उसने पूछा कंपैरिजन विद दीज, यानी अदर टेक्निक्स जो है सी टी और एम आर, उसके साथ उसने इसका कंपैरिजन मांगा हुआ। तो कंपैरिजन इसका ये है कि जी डिफरेंट डेंसिटीज़ ऑफ एयर बोन टिश्यू ये एक्सरे के ऊपर विजिबल होगी, ठीक है। उसके बाद ये चीप है, यूनिवर्सली अवेलेबल है, इजीली रिप्रोड्यूसेबल है, कंपेरेबल विद प्रायर एग्जामिनेशन, जो पहली एग्जामिनेशन हुई है उसके साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। लो डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इसके अंदर होती है, ठीक है। ये सारे इसके फ़ायदे हैं। अब इसका हम कंट्रास्ट करें, यानी डिमेरिट्स देखें बाकी की निस्बत। डिफरेंस सॉफ्ट टिश्यू कैन नॉट बी रिलायबली डिस्टिंग्विश्ड, यानी जो सी टी होगा उसके अंदर आपको हर सॉफ्ट टिश्यू अलग अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा शेड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारे सॉफ्ट टिश्यू एक शेड के नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद लेक ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट लाउ लिटिल असेसमेंट ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ मैनी एब्डोमिनल ऑर्गन्स, यानी इसके अंदर आप इन चारों के अलावा आपने कोई डिटेल्स देखना चाहते हैं किसी भी ऑर्गन की, वो आपको किसी नहीं नज़र आएंगी एक्सरे के अंदर। तो ये इसके डिमेरिट्स हैं चंद, और मेरिट्स भी हमें पता लगे कि चीप है, इजीली अवेलेबल है, रिप्रोड्यूसेबल है, ठीक है। और आयनाइजिंग रेडिएशन की डोज इसके अंदर काफ़ी कम होती है। और फर्स्ट लाइन अगर आपने 4 चीज़ें के अंदर कंपैरिजन करना तो आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाए जी आगे, हमारे पास आ जाती है जी बैरियम स्टडीज़। बैरियम स्टडीज़ के ऊपर एक ये फ्लोरोस्कोपी लिखा हुआ है, सवाल तो नहीं आया हुआ है उसके अंदर से, लेकिन एमसीक्यू उसके ऊपर है। इसमें क्या होता है जी, इसमें हम ना एक कंटिन्यूस एक्सरे लेते हैं, ठीक है, और उन सब को हम फिर यूज़ करते हुए ना एक फ़िल्म या एक 3D टाइप जनरेट करते हैं। इसमें ये देखें व्हेन
यूज विद अ कंट्रास्ट मटेरियल विच clearly defines the area being examined by making it appear bright white. This special X-ray techniques makes it possible for the physician to view internal organs in motion. यानी जब हम बहुत सारी एक्सरेज लेंगे ना, यानी सीक्वेंस ऑफ इमेजेस इसके अंदर ली जाती है, डाटा प्रोजेक्टेड ऑन अ मॉनिटर, यानी सीक्वेंसेस में आपने वो इंजेक्ट किया अपनी डाई, उसके बाद आपने सीक्वेंसेस के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा इमेजेस ले ली हैं, उसको अपने फिर मॉनिटर के ऊपर जब चलाएंगे ना, अब एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी तस्वीर, तो वो ऐसे लगेगा जैसे फिल्म चल रही होगी, अल्ट्रासाउंड की तरह की ना, एक पूरी वो एक आपको वीडियो की तरह ना डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप फिर वो जो फिजिशियन है ना, वो ऑर्गन को मोशन के अंदर देख सकता है। ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स को और उसकी यानी डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल, इसको कहते हैं हम फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी बैरियम स्टडीज़। बैरियम स्टडीज़ के अंदर हम क्या होगा जी, हम बैरियम को कंट्रास्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। यानी पहले हम पेशेंट को बैरियम देंगे, उसके बाद हम उसका एक्सरे ले लेंगे, यानी एक्सरे कंट्रास्ट की एक टाइप करनी है, कंट्रास्ट एक्सरे ही है बैरियम स्टडीज़ जो है हमारे पास। इसमें जो कंट्रास्ट मटेरियल हमारा इस्तेमाल होगा वो बैरियम इस्तेमाल होगा। अब इसकी 4 टाइप होती है। एक होती है बैरियम सवालो। बैरियम सवेलो में आप क्या करते हैं कि आप बैरियम देते हैं, और वो जब सवेलो कर रहा होता है तो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सवेलोइंग आप उसका एक्सरेज लेते हैं काफ़ी ज़्यादा ना, और उसमें फिर आप पूरा वो सवेलोइंग का प्रोसेस जो है ना वो कैसे गुजरा वो आपको नज़र आ जाता है। दूसरी आती है आपके पास, अच्छा बैरियम सवेलो में फिर आप स्टडी किसको करेंगे, फेरेंक्स को और इसोफेगस को अगर आपने स्टडी कराना है उसके अंदर ये होगा। दूसरी आ जाएगी बैरियम मील। बैरियम मील आप स्टडी अगर आपने लोअर इसोफेगस या स्टमक की स्टडी करनी है ना, फिर आप बैरियम मील देंगे, यानी एक खाने के अंदर या एक बैरियम का खाना देंगे आप उसको, जिसको वो खा लेगा, और तब आप उसके बाद उसके एक्सरे करेंगे जिसके अंदर आपको लोअर इसोफेगस और स्टमक को अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करें। उसके बाद आते हैं बैरियम फॉलो थ्रो। अब बैरियम फॉलो थ्रो में क्या होता है कि इसके अंदर आप बैरियम उसको दे देंगे, और थोड़ी देर बाद आप उसकी जब एक्सरे लेंगे तो इसके अंदर आप यानी तब तक वो जो आपका बैरियम है ना वो इंटेस्टाइन तक चला गया होगा, और आपने फिर इंटेस्टाइनल स्टडी के लिए बैरियम फॉलो थ्रो होता है। उसके बाद आता है हमारे पास बैरियम अनीमा। बैरियम अनीमा में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने बैरियम को रेक्टल वाली साइड से इंट्रोड्यूस करवाया है ना, तो उसके अंदर हमारे पास जो रेक्टल स्टडीज़ आएंगे बैरियम अनीमा आएगा। उसके बाद ये सवाल है एक, सवाल नहीं, एक पैराग्राफ में लिखी हुई है, डबल कंट्रास्ट बैरियम स्टडीज़। डबल कंट्रास्ट बैरियम स्टडी में हम क्या करते हैं, हम पहले बैरियम दे देते हैं, उसके बाद हम कोई और एयर इंट्रोड्यूस करवानी होती है हमने, ताकि जो हमारा ल्यूमेन है ना वो साफ़ हो जाए। इसके अंदर हम म्यूकोज़ा को स्टडी करने के लिए करते हैं। इसमें अगर आपने इसोफेगस करना है तो आप उसे बैरियम देते हैं, और उसके बाद आप कोई एफर्विसेंट या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई एफर्विसेंट एजेंट देते हैं जो कि लाइक स्प्राइट और इनो की तरह हो, जो वहाँ पे गैस एयर प्रोड्यूस कर देगा, उस चीज़ की वजह से उसका जो ल्यूमेन होगा खाली हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सरे लेंगे तो उसके अंदर जो म्यूकोज़ा होगा ना वो नज़र आएगा आपको। सिमिलर फॉर रेक्टम। रेक्टम में भी आप पहले इंट्रोड्यूस करवा देंगे, उसके बाद रेक्टम के अंदर आप एयर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और उसके बाद सिर्फ म्यूकोज़ल आउटलाइन आपको नज़र आएगी। तो ये जो स्टडी होती है डबल कंट्रास्ट ही हम देखने के लिए कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने ट्यूमर हुआ है कोई इस विजय वॉल के अंदर वो देखना है, उसकी लोकेशन देख लेनी है, कहीं आपने अल्सरेशन देखना चाहते हैं, आप स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक देखना चाहते हैं, इन केसेस के अंदर फिर हम डबल कंट्रास्ट बेरियम स्टडी करते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमने सरफेस देखनी थी मेरे कि कोई स्ट्रक्चर उसकी सरफेस में तो बना हुआ, कोई अल्सर तो नहीं बना हुआ उसके अंदर अगर मेकोजा के अंदर ट्यूमर है तो उसका साइज़ क्या है, तो ये देखने के लिए फिर हम डबल कंट्रास्ट बैरियम स्टडी करते हैं। उसके बाद ही हमारे पास आ जाती है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी जो है ये भी एक्सरे ही की एक किस्म है, लेकिन ये क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑर्गन की स्टडी है तो इसका नाम फिर हम मेमोग्राफी करते थे। यानी अगर एक्सरे इमेजिंग ऑफ ब्रेस्ट जो होती है उसको हम मेमोग्राफी कहते हैं। लो डोज एक्सरे यूज़ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें जो सवाल आता है ना वो आता है कि एक तो इसकी जो व्यूज़ हैं वो दो होते हैं, वो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ये है कि मेमोग्राफी में जो दो चीज़ें अहम है ना वो ये याद रखनी होती है कि इसमें एक कंप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट और दूसरी इमोबलाइजेशन, ये दोनों बहुत ज़रूरी होती हैं। इनके बगैर आपका जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं आता। अब इसमें ये है कि मेमोग्राफी जो है ना वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में 75% तक डिटेक्ट कर लेती है कैंसर्स को। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, एक है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। स्क्रीनिंग जो है ना ये आप ऑन्कोलॉजी में भी आगे पढ़ेंगे। स्क्रीनिंग का ये होता है, स्क्रीनिंग तब की जाती है, वो टेस्टिंग होती है जिसके अंदर उन पेशेंट के अंदर की जाती है जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो आपके पास किसी कंप्लेन से नहीं आए हुए, बल्कि आपने एक
पॉपुलेशन के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन करवाई है अनडायग्नोस्ड एसिम्टोमेटिक डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये होता है स्क्रीनिंग। यानी आप 45 प्लस वीमेन जो होती हैं ना, उनके अंदर ईयरली रिकमेंडेड है स्क्रीनिंग ऑफ मेमोग्राफी। ये आगे आप पढ़ लिखा भी हुआ है कि अमेरिकन सोसाइटी जो है ना, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, उन्होंने 2015 के बाद रिकमेंड किया है। 2015 से पहले 40 था, लेकिन 2015 के बाद उन्होंने कहा कि 45 से लेके 54 ईयर्स तक एंड ऑनवर्ड ईयरली आपने मेमोग्राफी करवानी चाहिए हर खातून को, या आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए अर्ली फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। जो डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी है ना, ये परफॉर्म होती है सिम्टमेटिक वुमेन के अंदर। यानी स्क्रीनिंग जो थी हमने ई सिम्टमेटिक में की, अब आ जाती है हमारे पास डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। ये हमने करनी है स्क्रीनिंग, ये हमने उन ख़वातीन के अंदर करनी है जो हमारे पास किसी सिम्टम के साथ आई हैं। यानी कोई लंप है, कोई निपल डिस्चार्ज है, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर उसका एग्जैक्ट साइज़, उसके लिम्फ नोड इन्वॉल्व है कि नहीं, ये सारे आएंगे। अब इसमें स्टेप्स ऑफ मेमोग्राफी क्या होते हैं, ये सवाल आया हुआ है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मेमोग्राफी। ये जो स्टेप्स है ना, ये जी पहला है पोजीशनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पोजीशन है ना वो सही होनी चाहिए ब्रेस्ट की जब आपने परफॉर्म करना है, और दूसरा जितनी भी कोई फॉरेन बॉडी उसके ऊपर है वो रिमूव कर ली जाए। दूसरे नंबर पे आता है फिर कंप्रेशन। यानी मैं पहले भी कहा था कि मेमोग्राफी के लिए दो चीज़ें अहम, एक कंप्रेशन और एक इमोबिलाइजेशन। तो पोजीशनिंग में इमोबिलाइजेशन आपकी कवर हो जाएगी, और दूसरी कंप्रेशन है। जितना कंप्रेस होगी, फ्लैट होगी, उतना ज़्यादा मैक्सिमम टिश्यू जो होगा ना वो कवर होगा, और उतना रेडिएशन एक्सपोजर कम होगा, ठीक है। तो पहली पोजीशनिंग है, दूसरी कंप्रेशन है, तीसरी होती है एक्सपोजर सेटिंग। एक्सपोजर सेटिंग क्या होती है कि ब्रेस्ट के साइज़ और शेप के लिहाज से हर इंडिविजुअल पेशेंट का कितना रेडिएशन एक्सपोजर देना ये डिपेंड करता है। तो ये होता है एक्सपोजर सेटिंग। नंबर 1 पे पोजीशनिंग, नंबर 2 पे कंप्रेशन, नंबर 3 पे हमारे पास आती है एक्सपोजर सेटिंग फॉर ब्रेस्ट है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं। चौथा स्टेप इसके अंदर जो हम इंक्लूड करेंगे वो उन्होंने जो लिखा हुआ है वो है कि ईच ब्रेस्ट शुड बी इमेज सेपरेटली, ठीक है। और इसके अंदर यानी पहले पोजीशन करने, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपोजर सेटिंग, उसके बाद सेपरेट हमने दोनों कर लेना। तो ये स्टेप्स ऑफ मेमोग्राफी है। अरे इसके अंदर दो व्यूज़ होते हैं, ये सवाल पूछता होता है, राइट, व्हाट आर द 2 व्यूज़ ऑफ मेमोग्राफी। दो जो व्यूज़ है ना हमारे पास, एक हमारे पास सीसी व्यू है जिसको हम क्रेनियो कॉर्डल व्यू कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एमएलओ, मीडियो लेटरल ओब्लीक। ये दोनों तस्वीर के अंदर भी दिखाए हुए हैं, पहला सीसी व्यू दिखाया हुआ है क्रेनियल कॉर्डल, और दूसरा हमें मीडियल लेटरल ओब्लीक, यानी फिगर 2 और 3 अगर आप बुक में देखें इन दोनों के अंदर आपको ये व्यूज़ दिखाए हुए हैं। उसके बाद आ जाता है मेमोग्राफिक साइंस, ठीक है। इसमें क्या होगा जी, जो दो चीज़ें आपने याद रखनी है। जो बिनाइन होता है ना कैंसर, वो हमेशा वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि बिनाइन वो मेटास्टाइज तो कर नहीं रहा, तो वो एक ही जगह बढ़ के कोई मोल की तरह होता है बिनाइन जो होता है ना। तो एक सॉलिड मैस जो होगा, तो वो जो आपको इसके अंदर नज़र आएगा वो वेल डिफाइंड नज़र आएगा आपको। तो वो आपको एक तो वेल डिफाइंड नज़र आएगा, दूसरा उसके अंदर जो हमारे पास कैल्शियम होगा ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है। स्फेरिकल होगा, वेल डिफाइंड होगा, और कैल्शियम कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो मलिग्नेंट होगा ना, वो एक तो वेल डिफाइंड नहीं नज़र आएगा आपको, उसके अंदर आपको जो ये कैल्शियम होगा ना थोड़ा थोड़ा बिखरा हुआ सा मिलेगा, कोई माइक्रो कैल्सिफिकेशन होंगी इसके अंदर, ठीक है, और मल्टीपल क्वाड्रेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये आपने जी उसके अंदर देख लेना। अगर तो माइक्रो कैल्सिफिकेशन हैं, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स नहीं है, तो मलिग्नेंट होगा मेरे पास। अगर उसके डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, कैल्सिफिकेशन हुई हुई है, ज़्यादा है, और नज़र आ रहा है जी एक प्रॉपर लेयन के तौर पे, वो हमारे पास फिर बिनाइन होगा। तो ये डिफरेंशिएट आपने कर लेना है। उसके बाद आ जाता है यूजेस ऑफ मेमोग्राफी, या बेनिफिट्स इसके अंदर क्या है या इसकी यूज़ क्या है। यूजेस पहले हमारे पास एक स्क्रीनिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। दूसरा सर्विलेंस ऑफ ब्रेस्ट फॉलोइंग लोकल एक्ससीजन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। नंबर 2 पे हम सर्विलेंस यानी फॉलोअप में आ गया। नंबर 3 में हमारे पास है डायग्नोसिस ऑफ लंपी ब्रेस्ट, यानी एक कोई खातून आई है जिसको ब्रेस्ट के अंदर कोई गिल्टी महसूस हो, कोई लंप महसूस हो, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए यानी हम स्क्रीनिंग के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा सर्विलेंस आ गया, तीसरा डायग्नोसिस आ गया। चौथे नंबर पे आएगा नो रेडिएशन रिमेन्स द पेशेंट बॉडी आफ्टर एन एक्सरे। ये इसका मेरिट है, फ़ायदा है कि कोई जो रेडिएशन है वो बॉडी के अंदर नहीं रहती एक्सरे करने के बाद। अब आ जाते हैं रिस्क एंड लिमिटेशन ऑफ मेमोग्राफी, ठीक है, कि मैं जो जो मेमोग्राफी ये फुल प्रूफ नहीं है, इसके भी कुछ रिस्क हैं, तो वो रिस्क याद रख लें। रिस्क क्या है जी, ये इसमें पेन एंड एंग्जाइटी होती है जब कंप्रेशन होती है,
रेडिएशन बर्डन होता है अगर फॉल्स नेगेटिव आया है, ठीक है। उसके बाद जो ख़वातीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट MCQs है और सवाल भी है, लेस इन्फॉर्मेटिव बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स बिकॉज ऑफ मोर ग्लैंडुलर टिशू। जो मोर ग्लैंडुलर या मोर बल्कि ब्रेस्ट होंगे ना, उसके अंदर हमारा जो मेमोग्राफी है वो फेल हो जाती है, ठीक है। इसलिए अगर वो कोई खातून आपको देता है जिसकी एज 20 ईयर्स या लेस दैन 35 है, तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारे पास मेमोग्राफी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा है और उसके अंदर फिर हम जो हमारी मेमोग्राफी है वो फेल हो जाती है। और अगर वो बल्कि ब्रेस्ट है तो उसके अंदर भी हमारी जो मेमोग्राफी होगी वो फेल हो जाएगी। तो डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म मेमोग्राफी ऑफ स्मॉल ब्रेस्ट एंड मेल ब्रेस्ट। जो स्मॉल ब्रेस्ट होते हैं या मेल ब्रेस्ट होगी उसके अंदर भी फेल हो जाएगा। और उसके अलावा फाइब्रस या डेंस ब्रेस्ट है उसके अंदर भी फेल हो जाएगा, ठीक है। हैविंग अ पॉजिटिव मेमोग्राम में लीड टू एडिशनल टेस्टिंग, यानी अगर मेमोग्राफ फॉल्स पॉजिटिव आपके पास आ गया, ठीक है, तो उसको कंफर्मेशन के लिए भी हमें उसकी सर्जिकल बायोप्सी या फिर नेसी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एडिशनली टेस्टिंग होगी उसकी, ठीक है। तो ये इसके रिस्क या लिमिटेशंस हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कान डिटेक्ट ऑल कैंसर, यानी 100% नहीं करती, 75% को डिटेक्ट कर लेती है। नॉट ऑल ऑफ द ट्यूमर्स फाउंड बाय मेमोग्राफी कैन बी क्योर्ड। और फिर जितने भी, यानी अगर एडवांस स्टेज पे इसने कोई फाइंड कर लिया तो उसका क्योर नहीं है। ये इसके डिमेरिट्स हैं कुछ, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो सवाल आए हुए हैं पास पेपर में, एक इसके अंदर से आपने याद रखना है कि वो इसको देखे ना मेमोग्राफी के बाद, तो वो कहता है इसके अलावा और जो हमारे पास है ना जीन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, वो आप ऑन्कोलॉजी में ही पढ़ेंगे। तो वो है BRCA1 और BRCA2। और उसके बाद वो कहता है कि रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जब उसने पता तो ERPR रिसेप्टर और HER2, ये 2 रिसेप्टर्स होते हैं। स्क्रीनिंग के अंदर वो पूछ रहा था कि और कौन से मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिनकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, तो ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टर, सर्वाइकल और हेपेटोसेलुलर, ये 4 कैंसर जिनकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। और एक MCQs बार बार आता है पास पेपर में भी, वो पूछता है SCQ के अंदर भी कि डोज ऑफ रेडिएशन फॉर मेमोग्राफी क्या होती है। तो ये याद रखने और बुक पे लिख रहे 0.1 CGY, C छोटा, G कैपिटल और Y फिर छोटा, तो 0.1 CGY जो है ना, ये इसकी डोज होती है रेडिएशन की फॉर मेमोग्राफी, ठीक है। अब जो फिर एक सवाल वो पूछेगा कि जो 20 ईयर्स से कम है ना ख़वातीन, और 20 ईयर्स की हैं, 35 ईयर्स से कम है, तो उसके अंदर पे अल्टरनेट जो आपके पास ऑप्शन होगा वो क्या होगा। वो फिर हमारे पास जो अल्टरनेट ऑप्शन होता है वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है इन ख़वातीन का। अब अल्ट्रासाउंड के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये यंग वीमेन के अंदर डेंस ब्रेस्ट जिनकी होती है, उन मेमोग्राम जब इंटरप्रेट नहीं हो सकता उनके अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग सिस्टिक एंड सॉलिड लेयन, हमने कहा था यहाँ पे सिस्ट या सॉलिड लेयन है उसको ये डिफ्रेंशिएट कर देगा हमारा जो है ना अल्ट्रासाउंड है। हालांकि एक्सरे नहीं करता, हमने कहा था कि एक्सरे के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। यूजफुल इन लोकलाइजिंग इम्पाल्पेबल एरियाज ऑफ ब्रेस्ट पैथोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं अल्ट्रासाउंड के एज़ कम्पेयर टू मेमोग्राफी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास आ जाती है जी, एक ये लिखा हुआ अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी। इसमें से SCQ तो नहीं आया हुआ, लेकिन ये आप MCQs के लिए पढ़ लें। इसने इसको डिवाइड किया हुआ है टोटल 7 कैटेगरीज़ हैं। 0 जो है उसके अंदर वो कहता है कि कोई एडिशनल इमेजिंग आपको रिक्वायर नहीं होती। जो कैटेगरी 1 होगा वो नेगेटिव होगा। कैटेगरी 2 होगा जो बिनाइन होगा और नॉन कैंसरस होगा, आपको कंफर्म है बिनाइन है नॉन कैंसरस है तो आप। लेकिन जो आपका 3 होगा ना वो बिनाइन फाइंडिंग नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा होगा कि आप उसको सजेस्ट करेंगे कि आपने इंटरवल फॉलो अप रखना है, ठीक है। यानी नंबर 1 पे कोई एडिशनल इमेजिंग चाहिए नहीं, नंबर 2 नेगेटिव है, नंबर 3 जो है आपका वो आपका बिनाइन है, नंबर 4 आपका बिनाइन है लेकिन फॉलो अप रखना है, नंबर 4 जो आपका वो आपका सस्पिशियस है और आप उसमें कहेंगे कि बायोप्सी करवा लें आप। नंबर 5 होगा वो आपको पता हाईली सुजेस्टिव मेलिग्नेंसी है और एक्शन रिक्वायर है। और जो नंबर 6 पे होगा वो नॉन कैंसर होगा और अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन, ठीक है। तो ये इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये भी एक्सरे की ही एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है जी, एक्सरे हम डिफरेंट एंगल्स से प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमें एक विजुअल स्लाइस की फॉर्म में क्रॉस सेक्शनल इमेज मिल जाती है। यानी किसी चीज़ को हमने ऐसे स्लाइस में कट कर लेना
और उस स्लाइस को भी सामने करके देखें, ओपन करके देखें, इस तरह की इमेजेस हमें मिलती हैं। इसमें कमाल सारा ये होता है कि हमने उसको डिफरेंट एंगल्स के साथ यूज़ किया है एक्सरे को, और कटिंग के बगैर भी हम उसकी क्रॉस सेक्शनल इमेज देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कन्वेंशनल रेडियोग्राफ से डिफर करती है। मोर सेंसिटिव एक्सरे डिटेक्टिंग सिस्टम इसके अंदर यूज़ होते हैं, मल्टीपल डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, और ये 3D और 2D, यानी जो हमारा कन्वेंशनल रेडियोग्राफ 2D इमेज बनाता है तो ये हमें 3D इमेज बना के देती है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास जो इसकी रेजोल्यूशन रेंज ऑफ डेंसिटीज़ है वो 10 फोल्ड इंक्रीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद जी हमें इसके अंदर इतनी ज़्यादा इसके अंदर ग्रेडेशन ऑफ डेंसिटी होती है कि ब्रेन का CSF, जो सेरेब्रस स्पाइनल फ्लूइड, ट्यूमर और नॉर्मल टिश्यू सारे अलग अलग नज़र आते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये एक MCQs भी है और SCQ में ही पूछ सकता है। जो हमारा रेडिएशन इसका डोज है ना वो बहुत हाई है, यानी एक रेडिएशन डोज हो जो CT है ना वो इक्विवेलेंट टू 400 कन्वेंशनल चेस्ट एक्सरे, यानी आप 400 एक्सरे करवाएं और एक CT स्कैन करवाएं, इन दोनों में जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो बराबर होगा। इसलिए जो ये हमारा डीमेरिट भी है, CT स्कैन करके बहुत हाई डोज ऑफ रेडिएशन से एक्सपोज होता है आपका। ठीक है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम यही पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, डिफरेंट एक्सिस से हमने एक्सरेज को करना है, उसके बाद उसको एनालाइज करते हुए हम एक 3 डिमेंशनल इमेज बना लेते हैं। इसमें जी हमने एक वाटर को एक CT नंबर दिया होता है जो कि 0 होता है, और वाटर के 0 नंबर के कंपैरिजन से हम बाकी सबको नंबर देते हैं। जैसे बोन को +3000 दिया हुआ है, एयर का -1000 है। ठीक है, इसके अंदर 4000 शेड्स, 4000 शेड्स हैं CT के अंदर। हालांकि हमारे पास कन्वेंशनल एक्सरे के अंदर हमें कहा था 4 ही शेड्स होती हैं हमारे पास। उसके बाद वो वैसे कन्वेंशनल एक्सरे के अंदर इसने लिखा ओनली 30 शेड्स ऑफ ग्रे कलर आर एप्रिशिएटेड। 4 स्ट्रक्चर उसके अंदर थे हमारे पास, और उसके अंदर 30 शेड्स ऑफ एक्सरे वो ग्रे कलर की 30 शेड्स होती हैं कन्वेंशनल एक्सरे के अंदर, और 4000 शेड्स हमारे पास होती हैं CT के अंदर। ठीक है, उसके बाद कॉमन यूजेस इसके क्या हैं। बेस्ट टूल फॉर स्टडिंग द चेस्ट एंड एब्डोमिन है हमारे पास, यानी जहाँ पे आपका चेस्ट एक्सरे आपका अगर नहीं है तो नंबर सेकंड इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो आपके पास CT स्कैन होता है। उनका डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट कैंसर, लंग, लीवर, पैंक्रियाटिक कैंसर है। ठीक है, उसके बाद प्लान है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर ट्यूमर। अच्छा, ट्यूमर अब पहले आपको एक्सरे के अंदर ट्यूमर नज़र आ गया, लेकिन उसकी जो डोज प्लान करनी होती है ना आपने, उसका ट्रीटमेंट प्लान जो करना है, कितनी रेडिएशन देनी है या क्या करना है, वो जो स्टेजिंग की है उसके लिए आपको CT करवाना पड़ता है फिर उस ट्यूमर का। यानी फर्स्ट लाइन पे आप एक्सरे करवाते हैं, सेकंड लाइन जो आपकी है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन वो आपकी CT होती है फिर। उसके अलावा बायोप्सीज़ अगर आपने कंडक्ट करनी है, मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर, उसमें आपने एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए आपको CT करना पड़ता है। सर्जरी प्लान करने के लिए, ठीक है, उसके बाद मिनरल डेंसिटी बोन्स की देखने के लिए, ट्रॉमा के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजरीज़ के लिए, इन केस ऑफ हेड ट्रॉमा के अंदर जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो CT होती है। इसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ एपिड्यूरल, सबड्यूरल और सुपरएक्नोइड हेमरेज आपको नज़र आते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स जो है ना आपके, वो आपके पास CT होती है। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि CT जो है ना वो ब्रेन के अंदर भी आपने हर ब्रेन की इंजरी के अंदर सीधा CT नहीं करवाना, उसकी कुछ इंडिकेशन है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, उनके अंदर ही आपने करवाना है। ठीक है, तो उसके बाद है द यूज़ ऑफ इंट्रावेनस कंट्रास्ट ड्यूरिंग CT स्कैन हैज़ एनेबल टू गेट। अच्छा, इंट्रावेनस कंट्रास्ट इसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इंट्रावेनस कंट्रास्ट जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमें वेस्कुलर इमेजेस देगा। तो वेस्कुलर नोटमी के लिए, वेस्कुलर मालफॉर्मेशन और डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हेमेंजियोमा देखने के लिए। और ट्राईफेजिक CT स्कैन जो होता है ना एब्डोमेन का, वो भी यूज़ होता है, जो इसके अंदर हम पैंक्रियाटिक पैथोलॉजीज़ को, लीवर की पैथोलॉजीज़ देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है CT एंजियोग्राफी। पहले हमारे पास जो वो जो होती थी हमारे पास, यानी ये मेथड था हमारे पास जिसके अंदर इंटरवेंशन हम करते थे कोई ना कोई, यानी हम किसी एक आर्टरी के थ्रू या किसी एक वेन के थ्रू हम जाते थे और फिर जाके हम उसको आर्टरी या वेन को देखते थे कि ब्लॉक है या नहीं, यानी इंटरवेंशन थी। इस इंटरवेंशन को रिप्लेस कर दिया एक नॉन इंटरवेंशनल स्टडी ने, जो हमारे पास CT एंजियोग्राम है। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, ये मोर
मेजर एडवांटेज है सिटी एंजियोग्राफी का, जिसके अंदर हम पेरिफेरल इंट्रावेनस एक इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद हम एक सिटी स्कैन परफॉर्म कर देते हैं आर्टरियल फेज़ के अंदर, यानी पहले 5 से 13 सेकंड जो होंगे ना इंट्रावेनस इंजेक्शन के बाद, उसके अंदर हम लेंगे अपनी इमेज और उसके अंदर हमें जी पूरा आर्टरियल सिस्टम जो है, आर्टरियल सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसमें जी ये एक प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव वो कहते बन गया है कि इसका सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का, यानी जो कन्वेंशनल हमारी एंजियोग्राफी थी ना उसको रिप्लेस करती है अब सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ने, एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है ये। लिखा इसके अंदर 3 डायमेंशनल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोवाइड्स एक्सीलेंट आर्टीरियल मैप। इसका डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज इसका यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लिख लें आगे जाके थोड़ा सा बनना बताया हुआ है। सिटी का एक तो डिसएडवांटेज ये है कि जो इसके अंदर ये जो सिटी एंजियोग्राफी का खास तौर पर इसके अंदर जो कंट्रास्ट यूज़ होता है ना, और हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक होता है, जो रेनल पेशेंट आप उनको नहीं दे सकते। उसके अलावा जो पेशेंट एलर्जिक रिएक्शन जिनको होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस से, उनके अंदर ये एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, उनके अंदर भी नहीं दे सकते। तीसरा जो सिटी का हमारे पास एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज वो ये है कि इसके अंदर हाई डोज ऑफ रेडिएशन हमारे पास इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, सिटी के मतलब पास क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, ये देख लें। एक तो वो उसने ना यूज़ पूछा हुआ जो हमने अभी पूछा है 3 डायमेंशनल या मल्टी प्लानर सिटी स्कैन है, वो कहता है इसके यूज़ क्या है। ये हमें जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स होते हैं ना, बोन फ्रैक्चर्स, उनके लिए हमें ये बेहतरीन इमेज प्रोवाइड करता है। इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स को इसने रिप्लेस कर दिया, जैसे हमने पढ़ा है, जिसमें सिटी एंजियोग्राफी होगी, ब्रोंकोस्कोपी होगी और कोलोनोस्कोपी होगी। इनकी जगह अब हम अपना सिटी मल्टी प्लानर या सिटी 3 डायमेंशनल कर लेते हैं और हमें ये यानी ब्रोंकोस्कोप डालने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि उसके बगैर ही हमें ये नज़र आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ सिटी स्कैन। वही हमारे पास हाई डोज तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कि इसकी जो रेजोल्यूशन है ना वो एमआरआई की निस्बत कम होती है। सुपरफिशियल और पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स की रेजोल्यूशन सॉफ्ट टिश्यू के अंदर इसकी कम है एज़ कम्पेयर टू एमआरआई। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा इसके अंदर पेशेंट को फ्लैट और स्टिल लेना पड़ता है। और आखिरी जो इसका डिसएडवांटेज वही है कि प्रेग्नेंट जो वीमेन हमारे पास होती है ना, वो उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि इतनी हाई डोज जो रेडिएशन है वो फेटल होती है बच्चे के लिए। ये तो ये प्रेगनेंट वुमेन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके अलावा 2 हमने पढ़े कि एलर्जिक पेशेंट के अंदर भी आप नहीं कर सकते सिटी कंट्रास्ट खास तौर पे, और कंट्रास्ट नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है। उसके बाद आ जाता है जी, वो अक्सर आपको सिनेरियो देगा कि एक प्रेग्नेंट वुमेन एक गई है सिटी स्कैन वाले के पास, और जो रेडियोलॉजिस्ट है वो उसने कहा कि नहीं हम इसका सिटी स्कैन नहीं करना, वो डिसएग्री करता है। तो वो डिसएग्री क्यों करता है, उसमें आप ये करेंगे कि पोटेंशियल रिस्क है डेवलपिंग फीटस के लिए इतनी हाई डोज ऑफ रेडिएशन, इसलिए वो डिसएग्री किया उसने। फिर वो कहता है इसका अल्टरनेटिव था। अल्टरनेटिव सिंपल हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है, नो रेडिएशन है उसके अंदर, इनएक्सपेंसिव है, सुपर टिश्यू रेजोल्यूशन अच्छी है उसकी, और डायनामिक स्टडी कैन बी परफॉर्म्ड। तो आपने इसके दलाइल दे के अपने अल्ट्रासाउंड को कह देना। तो ये इसके सवाल आए हुए थे। तो ये किसका जो सवाल मैंने जैसे बताया था कि सिटी स्कैन हेड के अंदर आपका वो तो है ही फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, लेकिन आगे जाके भी हम पढ़ेंगे और ये सवाल पास पेपर में भी है। मैं आगे जाके बताता हूँ कि किन कंडीशन के अंदर हमें सिटी हेड का करना है, वरना आपने सिटी हेड नहीं करना। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल आ जाता है वो है कि रेक्टल कैंसर की स्टेजिंग के लिए वो उसने फ़ायदा पूछा हुआ इसका। तो उसमें हम बता देते कि वाइड अवेलेबिलिटी है इसकी, फास्ट स्कैनिंग टाइम्स है, और इसके अलावा सिटी जो है हमारे पास लोकल स्टेजिंग भी कर देता है, डिस्टेंट मेटास्टैटिक एवेल्यूएशन भी कर देता है, और एडवांस रेक्टल कैंसर जो है ना उसको भी जो टी सिटी स्कैन है ना हमारा वो डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं रेक्टल के अंदर सिटी स्कैन को यूज़ करने के। ये आगे भी लिखे हुए हैं, वहाँ पे हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई जो होता है ना ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। इसका जो प्रिंसिपल है ना वो ध्यान में रखें, वो पूछा भी हुआ है एक कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई पास क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें सिंपल सा है कि जो पहले मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ कि आपको पता है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर न्यूक्लियाई है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, तो उन्होंने एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड किया था। अगर आप उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें
तो वो सारे जो प्रोटॉन होते हैं ना वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक। अब अगर आप उसे कोई एक एक्सटर्नल बीम प्रोवाइड करें, कोई एक्सटर्नल और बाहर से प्रोवाइड करें मैग्नेटिक इम्पल्स या रेडियो वेव्स की पल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उससे वो जितना भी जो उनका मोशन होता है ना न्यूक्लियर का, वो अल्टर हो जाता है। अब जैसे ही वो आपकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आपने प्रोवाइड की थी उसको आप स्टॉप करेंगे, तो न्यूक्लियर अपने आप को दोबारा रीअरेंज करेंगे। तो जब जैसे वो दोबारा मोशन अपना चेंज करके वापस उसी मोशन में आएंगे जिसमें पहले थे, तो वो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी वो भी इमिट करेंगे। वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिट करेंगे ना, उसको जो हमारे डिटेक्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे और उसको यूटिलाइज़ करते हुए वो एक इमेज बनाएंगे। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। ये अगर हम पढ़ें तो कहता है कि हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन वास्ट नंबर इन एवरी टिश्यू। हाइड्रोजन न्यूक्लियर को उसने प्रोटॉन्स कहा हुआ है। फिर when placed in a strong magnetic field they align with the external field. If a pulse of radio wave of appropriate frequency is then applied to alter the motion of nuclei, the protons are displaced from their alignment. When the radio wave's pulse ceases, the proton immediately return to their previous alignment. As the proton realign, they release radio frequency signals which can be detected by coils placed around the patient. इनको इस्तेमाल करते हुए फिर वो एक इमेज जनरेट करेगा कंप्यूटर के ज़रिए से। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है एमआरआई का। ये पूछा हुआ आपको आपसे, उसने ये आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे वो इसकी अब बताएगा जी। वो कहता है इसके अंदर जी हम दो तरह की इमेजेस, मेनली डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 वेट इमेज, यानी दो तरह की वगैरह इसके अंदर इमेज होती है। ये आगे उसने डिब्बे के अंदर डिफ्रेंशिएट किया हुआ, एक है T1W1, एक है T2W2। इसका सवाल भी आया हुआ है। तो T1W1 जो है ना, इसको फैट वेटेड इमेज भी कहते हैं। तो फैट वेटेड इमेज है, इसमें लो इको होगी, लो रेपिटेशन टाइम होगा, क्योंकि फैट वेटेड इमेज है तो इसमें फैट जो होगा वो ब्राइट होगा, जो फ्लूइड होगा आपका वो डार्क होगा। और ये सुपीरियर होगी डिलीनिएशन ऑफ एनाटमी, यानी एनाटमी देखने के लिए ये आपकी बेहतरीन इमेज है, सुपीरियर है। दूसरी आ गई T2W1। T2W1 जो है ना, ये वाटर वेटेड इमेज होगी। इसमें हाई इको और रेपिटेशन टाइम होगा। इसमें आप क्योंकि वाटर वेटेड है तो इसमें जो फ्लूइड होगा वो आपका ब्राइट होगा, जो फैट होगा वो लेस ब्राइट होगा। ये सुपीरियर होगी डिलीनिएशन ऑफ पैथोलॉजी, यानी पैथोलॉजी देखनी है तो आपने वाटर वेटेड इमेज करनी है, और आपने अगर एनाटमी देखनी है तो आप फैट वेटेड इमेज जनरेट करेंगे। ये दो टाइप है इसकी इमेज की। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ एमआरआई ओवर सीटी। ये भी सवाल आता है, इसके एडवांटेजेस क्या है जी। इसमें रेडिएशन एक्सपोजर कोई नहीं है, इसमें कोई बोनी और एयर आर्टिफैक्ट नहीं है, इसमें कोई मल्टी सेक्शनल, इसकी जो इमेज है वो मल्टी सेक्शनल इमेज है। हाई इंट्रिंसिक कंट्रास्ट है, हमने कहा था कि सीटी का जो सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट है ना वो कम है एज़ कम्पेयर टू एमआरआई, यानी सॉफ्ट टिश्यू एमआरआई ज़्यादा अच्छे बयान करता है, ज़्यादा डिटेल्ड इमेज देता है। स्पेसिफिसिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ डिजीज इज़ मोर एक्यूरेट, फ्यू डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड अर्ली। ये इसके एमआरआई के एडवांटेजेस हैं ओवर सीटी। यही वजह है कि इसको हम इवन प्रेग्नेंट वेमेन के अंदर भी कर सकते हैं, जिसके अंदर सीटी हम नहीं करते। उसके बाद आ जाता है बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ एमआरआई। इमेज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट, लंग्स, लीवर, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर ऑर्गन्स आर क्लियर एंड मोर डिटेल्ड। यानी सॉफ्ट टिश्यू जो है वो इसके मोर डिटेल्ड होंगे, मोर डिटेल्ड इमेज आएंगी। उसके बाद एमआरआई कंट्रास्ट मटेरियल, एमआरआई भी कंट्रास्ट किया जाता है जिस तरह सीटी कंट्रास्ट होता है, लेकिन इसका जो एमआरआई का कंट्रास्ट मटेरियल होता है ना वो एलर्जिक पेशेंट को रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो इसके अंदर गैडोलिनियम इस्तेमाल होता है, वो लेस एलर्जिक है एज़ कम्पेयर टू जीरोग्राफिन जो एक्सरे के अंदर या सीटी के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद वो कहता है कि ये इनेबल कर देता है, वो वाली इमेज भी आप एमआरआई के साथ दे सकते हैं सीटी के अंदर जिनको बोन्स वगैरह ने ऑब्सक्योर कर दिया था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। जैसा सीटी एंजियोग्राफी थी, इससे हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी भी होती है। ये हार्ट और वैस्कुलर सिस्टम को इवन असेसमेंट ऑफ बाइलरी ट्री भी हम एमआरआई के साथ कर सकते हैं, उसको हम एमआरसीपी कहते हैं, मैग्नेटिक
रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी के अंदर भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट रिसेंट यूज़ जो इसका हो रहा है ना, कोलोजिकल कैंसर जो होते हैं ना हमारी, उसकी स्टेजिंग के लिए, खासतौर पर रेक्टल कैंसर और गायनाकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, उसकी स्टेजिंग के लिए हम एमआरआई को इस्तेमाल करते हैं। ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे। अब इसके हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन सबसे पहले ये सिटी से महंगा होता है, तो एक्सपेंसिव है। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, उसकी वजह से इस ये जिनके अंदर कोई भी मेटेलिक इम्प्लांट है ना पेशेंट के अंदर, उसके अंदर आप नहीं कर सकते वो। फिर आप नीचे उसे कॉन्ट्राइंडिकेशन भी लिखेंगे, इसकी लिमिटेशन भी है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन भी, एक एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या है, किसी किस्म का कोई मेटेलिक इम्प्लांट है, मेटेलिक पेसमेकर है, मेटेलिक कोई फॉरेन बॉडी है, कोई कोक्लियर इम्प्लांट है, या कोई क्रेनियल एनोरिज्म क्लिप है, उसके अंदर एमआरआई नहीं कर सकते आप इंटीग्रेटेड, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उस चीज़ ने उखड़ के बाहर आ जाना है। उसके बाद आ जाता है जी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसकी क्या है, पहली ये कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आपने नहीं देना, और दूसरी इसकी है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है वो पेशेंट्स जिनको क्लोज्ड स्पेसिस के अंदर डर लगता है ना, उनके अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये मशीन क्लोज होती है, उसके अंदर पेशेंट को वो इंसर्ट करते हैं, ये सामने बनी भी हुई है। तो जिनको क्लोज्ड सर्फेसिस यानी लिफ्ट के अंदर जाने से डर लगता है, तो उनके अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट ने रहना भी स्टील होता है। अगर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एमआरआई के अंदर पीछे मैं बताना बोलूँगा, इसके अंदर स्टील रहना है, क्योंकि पेशेंट अगर थोड़ा सा ही मूव किया तो उसकी मूवमेंट जो होगी उसकी वजह से सारी, क्योंकि मेन सारी डिपेंड ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन की मूवमेंट के ऊपर है, तो थोड़ा सा ही मूव हुआ तो सारी मूवमेंट ख़राब हो जानी है, और पूरा जो आपका एमआरआई है ना वो ख़राब आना है। अब आ जाती हैं इमेजिंग एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशंस, ठीक है। इससे पहले हम देखें थे पास्ट क्वेश्चन के अंदर एमआरआई की जो चीज़ें पूछी हुई हैं, एक दो चीज़ें बस नहीं पूछी। एक उन्होंने पूछा कि रोल ऑफ एमआरआई इन स्टेजिंग ऑफ रेक्टल कैंसर्स, तो ये आपने लिख देना कि ये डिस्क्राइब करता है, उसकी लोकेशन और मॉर्फोलॉजी बयान कर देता है, उसकी टी एंड एन कैटेगरीज की प्रोवाइड कर देता है, कोई एक्स्ट्रा म्यूरल वेस्कुलर इन्वेजन है वो भी बता देता है, और उसकी रिलेशन विद सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो है उसको भी डिटेल से डिस्क्राइब कर देता है। तो ये इसका एडवांटेज है एमआरआई का। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन उसने पूछी हुई है एमआरआई ये ब्रेस्ट लम्प के अंदर। अगर तो आपने स्कार को डिस्टिंग्विश करना हो रिकरेंस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा से, उसके लिए एमआरआई है। उसके अलावा आप मल्टी फोकैलिटी या मल्टी सेंट्रिसिटी देखना चाह रहे हैं, हाई ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा है DCIS। उसके अलावा कोई ब्रेस्ट ऑफ वुमेन विद इम्प्लांट्स उसके अंदर, और यूज़फुल स्क्रीनिंग टूल इन हाई रिस्क वीमेन, इनके अंदर ये जो है ना हमारे पास इसकी इंडिकेशन होती है एमआरआई ब्रेस्ट की। ये एक सवाल आया हुआ है, ये दोबारा अगर आप पास पेपर से देख लें या लिखना चाहे तो लिख लें। एक तो स्कार को रिकरेंस कार्सिनोमा से डिस्टिंग्विश करता है, दूसरा टू असेस मल्टीफोकैलिटी एंड मल्टी सेंट्रिसिटी इन लोब्यूलर कैंसर, नंबर 3 पे assess the extent of high grade ductal carcinoma in situ, number 4 best imaging modality for the breast of women with implant, नंबर 5 है यूजफुल स्क्रीनिंग टूल इन हाई रिस्क women। तो ये हमारा हो गया जी एमआरआई। उसके बाद जो हमारा आ जाता है जी कि एक्यूट एब्डोमिन, यानी कुछ एक्यूट कंडीशंस हैं, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपकी कौन सी होगी। सबसे पहले हमारे पास एक्यूट एब्डोमिन, ये सवाल पास पेपर में भी है, एक जी पेशेंट आया जिसका एब्डोमिन डिस्टेंड किया हुआ है और उसको एब्सोल्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो आपकी इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी। तो एक्यूट एब्डोमिन अगर तो आपको लगे कि कोई कोलिसिस्टाइटिस है, या बाइलरी कोलिक है, या रेनल कोलिक है, या ओवेरियन सिस्ट है, यानी कोई भी आपको अगर स्टोन की इंडिकेशन नज़र आ रही है या कोई सिस्ट की आ रही है, तो आपने सीधा अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना है। फर्स्ट लाइन आपकी अल्ट्रासाउंड होगी। अल्ट्रासाउंड के बाद नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि कोई परफोरेशन या कोई फ्लूइड है, कोई परफोरेशन हो गई है, या कोई बाउल के अंदर या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो फिर आप एक्सरे चेस्ट करवाएंगे इरेक्ट पोजीशन में। इसमें अगर तो परफोरेशन होगी तो आपको डायफ्राम के नीचे एयर अंडर डायफ्राम नज़र आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप एक्सरे एब्डोमेन स्पाइन करवाएंगे, इसमें भी अगर बाउल डायलेटेड हुई है और गैस आया हुआ है तो वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड है, फिर एक्सरे चेस्ट है, फिर एक्सरे एब्डोमेन है। उसके बाद आप CT स्कैन की तरफ जाएंगे। CT स्कैन के बाद फोकस्ड CT स्कैन, अगर कंट्रास्ट CT स्कैन इसकी जगह था अगर, तो वो पेशेंट एलर्जिक है ना यूरोग्राफ,
तो फिर आप फोकस सिटी स्कैन कर सकते हैं यूरिटरी कोलिक में, यानी उसको यूरिटरी कोलिक है, लेकिन आपने इंट्रावेनस 0 ग्राम करना था, लेकिन उसको कंट्रास्ट से एलर्जी है, तो आप यहाँ पे फोकस सिटी स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा इंट्रावेनस यूरोग्राफी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें होता है कि आपने रूल आउट करना होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है ना वो स्टोन की वजह से हुई है, तो इसको रूल आउट करने के लिए भी आप इंट्रावेनस यूरोग्राफी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई है जी एक्यूट एब्डोमेन के अंदर जो आपने इन्वेस्टिगेशंस करनी है। उसके बाद आ जाती है इमेजिंग इन ट्रॉमा। या भाई ये हेड इंजरी, आपके पास एक हेड इंजरी हुई है, तो आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमने कहा था हेड इंजरी के अंदर आपके पास है जी सीटी स्कैन। लेकिन ये कुछ गाइडलाइन है कि इन इंडिकेशंस के साथ आपने सीटी स्कैन की तरफ जाना है, वरना आपने सीटी स्कैन नहीं करना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस नाइस जो है उसके मुताबिक है कि अगर तो GCS 13 है किसी भी पॉइंट पे आपने सिटी की तरफ जाना है, अगर 13 से ज़्यादा 14 या 13 से कम है तो किसी भी टाइम पे 13 से कम है तो आपने सिटी स्कैन कर लेना। 13 या 14, 13 या 14 फॉर 2 आवर्स है तो आपने सिटी करना है। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है आपने सिटी स्कैन करना है। कोई सस्पेक्टेड ओपन डिप्रेस या बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर है तब भी आपने करना है। ये सवाल भी SC की भी आया हो तो इसको आपने याद करना है। एक से ज़्यादा एपिसोड वॉमिटिंग का हो जाए विद हेड इंजरी तो वो भी आपने करना है। उसके अलावा कोई 65+ या यंग पेशेंट है जिसके अंदर कोई कोआगुलोपैथी या वारफरिन थेरेपी के ऊपर है, ठीक है, तो उनके अंदर भी आपने यानी या 65+ है पेशेंट या फिर कोआगुलोपैथी कोई डिजीज़ है या वारफरिन थेरेपी है उसके अंदर आपने कोई डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी हुआ यानी पेडेस्ट्रियन इंजरी या साइकिलिस्ट या फिर कोई व्हीकल से गिरा है तो उसके अंदर कोई फॉल हुआ है ग्रेटर दैन 1 मीटर डिस्टेंस से या 5 स्टेयर्स से, व्हीकल से इजेक्ट हुआ है या एमनीजिया फॉर मोर देन 30 मिनट्स है, तो ये 11 इंडिकेशंस हैं। इसमें से आप जितने भी याद रख सके इनके अंदर आपने CT स्कैन की तरफ जाना है। अगर ये नहीं है तो फिर आपने CT नहीं करना। उसके बाद आ जाता है चेस्ट ट्रोमा। चेस्ट ट्रोमा में जो आपकी इन्वेस्टिगेशन चॉइस है वो आपका स्पाइन और लेटरल चेस्ट रेडियोग्राफ है। इसके अंदर आपको रिफ्रैक्शन नज़र आ जाएगा, निमोथोरैक्स नजर आ जाएगा, हीमोथोरैक्स नज़र आ जाएगा। इन केस आपको मिडिएस्टिनम वाइडनिंग नज़र आ गई है एक्सरे के अंदर तो फिर आपने CT स्कैन की तरफ जाना है, क्योंकि उसके अंदर आपको एयोर्टिक रप्चर फिर देखने के लिए CT चेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एब्डोमिनल ट्रोमा। एब्डोमिनल ट्रोमा के अंदर सबसे पहले आपने एक्सरे चेस्ट रेक्ट पोस्चर कर लेना है। एब्डोमिनल ट्रोमा हुआ है तो इसके अंदर आप रप्चर का खदशा है तो रप्चर देखने के लिए आपने पूरी एक्सरे चेस्ट रेक्ट पोजीशन करना है। इसके अंदर एयर अंडर डायफ्राम आ जाएगी अगर परफोरेशन हुई जो इंटेस्टाइन के अंदर एयर हुई हो जैसे ही निकलेगी वो सीधी डायफ्राम के नीचे चली जाएगी जब वो बंदा इरेक्ट पोजीशन में बैठेगा, ठीक है। उसके बाद फास्ट अल्ट्रासाउंड। फास्ट अल्ट्रासाउंड स्टैंड्स फॉर फोकस्ड असेस्ड सोनोग्राफी इन ट्रोमा। आपने उसका फास्ट स्कैन करना है, फास्ट अल्ट्रासाउंड, या फिर दूसरे कंडीशन में अपने डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज करना है उसका, ठीक है। अब एक से सवाल आया हुआ है कि पेरिटोनियल लिवाज जो डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज है ना DLP, तो ये पॉजिटिव किन केसेस के अंदर होगा ना इसकी, यानी DLP आपका पॉजिटिव है तो ये आपको पता कैसे लगेगा, इसकी वो इंडिकेशंस क्या है। तो ये आपको इसका क्राइटेरिया लिख लें। अगर तो आपने एस्पायरेशन किया पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड और उसके अंदर ग्रेटर दैन 10 ml ऑफ ब्लड आ गया आपके पास तो आपका पॉजिटिव है। या फिर RBCs की कंसनट्रेशन ग्रेटर दैन 1 लाख/मिलीमीटर क्यूब है, WBCs की ग्रेटर दैन 500/मिलीमीटर क्यूब है, कोई डिमॉन्स्ट्रेबल बैक्टीरिया आ गया है या बाइल आ गया है, या अमाइलेज की कंसनट्रेशन ग्रेटर दैन 174 IUI/डेसीलीटर है, इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर है, तो आपके पास जो आपका डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज है वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये लिख लें RBCs ग्रेटर दैन 1 लाख/mm, WBCs ग्रेटर दैन 500/mm, कोई डिमॉन्स्ट्रेबल बैक्टीरिया और बाइल, या फिर अमाइलेज ग्रेटर दैन 174 इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर, या फिर ग्रेटर दैन 10 ml ऑफ ब्लड आपके पास आ जाए तो आपका जो डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज है वो आपका पॉजिटिव आएगा।
जिसके अंदर आपने चेस्ट एक्सरे कर लेना है, फास्ट अल्ट्रासाउंड कर लेना है, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज कर लेना है, और अगर आपको कोई पॉजिटिव फाइंडिंग मिलती है तो फिर आपने सीटी स्कैन की तरफ जाना है हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट के अंदर। अगर आपका पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो फिर आपने फौरी इमीडिएट सर्जरी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी की तरफ जाना है, जिसके अंदर आपने कोई अगर वो डायग्नोस्टिक भी हो सकती है और वो इमीडिएट थेराप्यूटिक भी हो सकती है, यानी आप देखने के लिए कितना डैमेज हुआ भी कर सकते हैं और उस डैमेज को साथ ही रिपेयर करने के लिए भी सर्जरी करनी पड़ती है आपको यहाँ पे। फिर हमारे पास आता है पेल्विक ट्रॉमा, ठीक है। पेल्विक ट्रॉमा के लिए यहाँ पे इन्होंने एक पास पेपर के अंदर टॉर्सो ट्रॉमा का वर्ड भी यूज़ हुआ है, यानी इसको पाँव का ट्रॉमा हो जिसकी वजह से गिरेगा ही सारी बात। उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चॉइस आपकी सबसे पहले एक्सरे, एंटीरो पोस्टीरियर और लेटरल व्यू। इसके अंदर आपने फ्रैक्चर देख लेना है पेल्विक। अगर हीमोडायनेमिकली आपका पेशेंट स्टेबल है तो आप सीटी स्कैन की तरफ जाएं, और अगर स्टेबल नहीं है तो इमीडिएट इंटरवेंशन करनी है आपने। इसमें एंजियो इमोबिलाइजेशन करें आप जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आप सर्जरी करें। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। तो हीमोडायनेमिकली पेशेंट अगर आपका स्टेबल नहीं है तो आपने इमीडिएट जो स्टेप्स हैं वो लेने हैं, उसके अंदर सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर हमें एंजियो इमोबिलाइजेशन करनी पड़े, वो हम फौरी करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है रेनल ट्रॉमा। अगर आपके पास रेनल ट्रॉमा हुआ तो उसके अंदर आप क्या करेंगे। अब रेनल ट्रॉमा के अंदर हम सबसे पहले करेंगे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, और उसके बाद हम सीटी स्कैन एब्डोमेन की तरफ जाएंगे। अगर सीटी अवेलेबल ना हो तो फिर हम सिंगल शॉट इंट्रावेनस यूरोग्राम की तरफ भी जा सकते हैं रेनल ट्रॉमा के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अब पास क्वेश्चन जो यहाँ पे कुछ आए हुए हैं वो देख लें, ठीक है। वो कहता है कि एक उसने सवाल पूछा हुआ है कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एमरजेंसी कंट्रा एक्यूट एब्डोमेन। इसके लिए वही है कि जो हमने पहले की थी, यानी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, एक्सरे चेस्ट एक्सरे एब्डोमेन है, उसके बाद बेरियम स्टडीज़ भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो सीटी कंट्रास्ट इन्हांस्ड सीटी होता है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट एब्डोमिनल जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिटेल नज़र आएगी। लेकिन सीक्वेंस वही है जो हमने कहा, क्योंकि इस कंट्रास्ट ना सिटी आप फौरी कर नहीं सकते, तो फिर वही पहले अल्ट्रासाउंड करें, एक्सरे करें, और उसके बाद इसको कंट्रास्ट इन्हांस्ड सिटी के लिए भेज दें, जिसके अंदर उसकी कंप्लीट हमें मिल जाएगी डिटेल। उसके बाद वो कहता है कि कौन सी स्टडी है जिसके अंदर क्लॉ साइन आता है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन शोइंग क्लॉ साइन। तो बेरियम अनीमा जो होती है उसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्लॉ साइन मिलता है। उसके अलावा जो कहता है पैथोलॉजिकल कंडीशन एग्जिबिटिंग क्लॉ साइन। दो चीज़ें पूछी हैं उसने, एक कहा है कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन शोइंग क्लॉ साइन, जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो बेरियम अनीमा है, और दूसरी है पैथोलॉजिकल कंडीशन शोइंग क्लॉ साइन। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन जो उसके अंदर होगी वो हमारे पास इंटुसोसेप्शन है, INTUSSEPTION। इंटुसोसेप्शन जो होती है इसके अंदर हमें क्लॉ साइन मिलता है। दूसरा उसके बाद वो कहता है कि पॉजिटिव रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या आएंगी आपके पास एब्डोमेन के अंदर जब आपने उसका एक्सरे एब्डोमेन किया है। तो एक्सरे एब्डोमेन के अंदर जो हमें रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलेंगी उसमें हमें डायलेटेड गट लूप मिल सकता है, हॉस्ट्रेशंस आर स्पेस्ड मिल सकती हैं, स्टमिक और ड्यूडिनम डिस्टेंडेड मिल सकता है, डबल बबल अपीयरेंस मिल सकती है आपको, और एयर अंडर डायाफ्राम मिल सकती है आपको, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बिटवीन जिजुनम, इलियम एंड कोलोन, इनको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे एक्सरे के ऊपर। तो इसमें ये पॉइंट है कि जो लूप्स ऑफ इलियम है वो सेंट्री लोकेटेड होते हैं और एयर फील्ड लेवल्स उनके अंदर हो सकता है। इलियम जो होगा सेंट्रली लोकेटेड होगा, इंटर एयर फील्ड लेवल हो सकता है। जो लूप्स ऑफ जेजुनम होंगी ना वो करेक्टराइज्ड बाय वेल्वुलस कॉनिवेंट्स, CONNIVENTES कॉनिवेंट्स, एंड हैज़ फेदरी अपीयरेंस, इनकी फेदरी अपीयरेंस होगी। कोलोन जो होता है उसकी हॉस्ट्रेशंस होती हैं हमें पता है। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है। इलियम एक सेंट्रल लोकेटेड होगा और एयरफील्ड लेवल हो सकते हैं उसके अंदर। जेजुनम लूप जो होंगे एक तो वेल्वुलस कन्वेंट्स होंगे, दूसरा फेदरी अपीयरेंस होगी, और कोलोन जो होगी उसकी हॉस्ट्रेशंस नजर आएंगी। इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों को, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है जी ये इमेजिंग इन ट्रॉमा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होती है, इसके अंदर हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। बॉडी एक शख्स को हम रेडियो आइसोटोप देंगे। रेडियो आइसोटोप आप डिफरेंट टिश्यू जो होते हैं ना, डिफरेंट
रेडियो आइसोटोप्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो जब वो रेडियो आइसोटोप उस टिश्यू के अंदर चला जाएगा, वो वहाँ पे जाके रेडिएशन इमिट करेगा, उसके ज़रिए हम उसकी एक्सरे लेंगे और एक्सरे के अंदर हमें वो नज़र आ जाएगा उस टिश्यू के अंदर। तो ये होती है हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन। अब इसका मसला ये कि हर टिश्यू के लिए ये अलग अलग होता है। जैसे थायराइड स्कैन, इसके अंदर आयोडीन 131, बोन स्कैन के अंदर आपके पास टेक्नीशियम 99 है। इसके बाद एंडोकार्डियो यानी कार्डियोलॉजी के लिए जो आपका होता है मायोकार्डियम के लिए वो आपका थैलियम होता है, थैलियम स्कैन उसको कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर उस एग्जाम्पल ही पूछा है कौन से के अंदर कौन सा इस्तेमाल होता है। तो थायराइड के अंदर 131 आयोडीन है, बोन स्कैन के अंदर टेक्नीशियम 99 है, रेनल स्कैन के अंदर DTPA है, मायोकार्डियम के अंदर थायलियम स्कैन है, और लीवर के अंदर हाइडा स्कैन होता है। ये जो आपका हाइडा स्कैन लिखा है उसके आगे लिख लें लीवर, लीवर के लिए हाइडा स्कैन होता है। उसके अलावा एक पेट स्कैन भी होता है। पेट स्कैन हम देखते हैं जब आपने सिस्टेमिक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू प्रिंसिपल ऑफ सिस्टेमिक सर्जरी, जब हमने मेट्स को देखना हो ना पूरी बॉडी में मेलिग्नेंसी कहाँ कहाँ पे मेट्स पड़े हुए, तो फिर हम पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी करते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर अगर कोई सवाल आया हुआ तो वो एक इसका डिमेरिट, मेरिट तो आपको पता लगा। मेरिट ये है कि फंक्शनल इमेजिंग करेगा, होल बॉडी इमेजिंग कर देगा, सेंसिटिविटी फॉर मेटास्टेटिक बोन डिजीज़ या फ्रैक्चर और इन्फेक्शन आपने देखनी है बोन के अंदर वो बता देगा। पेट स्कैन जो है वो मेटास्टेटिक कैंसर को डिटेक्ट कर देता है। डीमेरिट्स इसके क्या, डीमेरिट्स क्या है, स्पेसिफिक एजेंट रिक्वायर फॉर स्पेसिफिक इंडिकेशन, हर इंडिकेशन या हर ऑर्गन के लिए अलग एजेंट चाहिए होगा। ऑफन नॉन स्पेसिफिक एंड एबनॉर्मल रिजल्ट में रिक्वायर फर्दर इमेजिंग, अगर एबनॉर्मल आए तो फर्दर इमेजिंग करें। जनरली पुअर स्पैटियल रेजोल्यूशन, जो स्पैटियल रेजोल्यूशन है वो इसकी पुअर होती है। तो ये इसके तरफ चंद डीमेरिट्स हैं। उसके बाद ये 3-4 और भी हैं, इनमें सवाल कोई नहीं आया हुआ, मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। उसके बाद आ जाते हैं पोटेंशियल हैज़र्ड्स इन इमेजिंग। ये यहाँ पे इनके ना डिसएडवांटेज लिखे हैं हर इमेज के अलग अलग से। इसमें सिटी स्कैन का वही है कि एक जो कंट्रास्ट वाले होंगे उसके अंदर जी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो रेनल पेशेंट के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं करना। वैसे इसके अंदर जो प्रिंसिपल हमारे पास फॉलो किया जाता है ना वो ALARA अलारा प्रिंसिपल होता है। इसमें एज़ लो एज़ रीज़नेबल अचीवेबल, यानी जितनी कम आप रेडिएशन एक्सपोजर आपको करना पड़ना है उस तरफ जाए। अच्छा, वो यहाँ पे कह रहा है कि रेडिएशन की वजह से जो कैंसर का रिस्क है ना एक्सरे के अंदर 10 लाख में एक होता है, जबकि वही रिस्क MRI के अंदर इंक्रीज़ होके 1000 में एक हो जाता है। इसलिए हम अल्ट्रासाउंड या MRI को सेफ़ कंसीडर करते हैं चिल्ड्रंस के अंदर एज़ कम्पेयर टू CT। उसके अलावा वो कहता है कि जो चांसेस ऑफ ल्यूकीमिया एंड अदर मैलिग्नेंसी है ना विद इन फर्स्ट 10 years ऑफ लाइफ इज इंक्रीज्ड इन चिल्ड्रन एक्सपोज टू डायग्नोस्टिक एक्सरे वाइल इन यूट्रस बाय अबाउट 40% कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। वो कहते हैं अगर जो हमारे पास प्रेग्नेंट वीमेन है जिसके अंदर यूट्रस के अंदर बेबी है, अगर उसको एक्सरे को एक्सपोज कर दिया जाए ना तो पहले 10 साल के अंदर कैंसर होने के चांसेस 40% तक इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। इसलिए जो एक्सरे और CT है ना उसको अवॉइड किया जाता है प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर। उसके बाद आ जाती है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है कि हम रेडियोलॉजी को एज आ इंटरवेंशन इस्तेमाल करते हैं किसी, या इंटरवेंशन के साथ हेल्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर है मोस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट आर मिनिमली इन्वेजिव अल्टरनेटिव टू ओपन एंड लेप्रोस्कोपी, यानी कोई हमने कहीं पे ओपन करना था, सर्जरी करनी थी, उसकी जगह हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जगह पे भी। इसमें क्या होता है कि आपने एक छोटी सी नीडल स्किन के ज़रिए पार कर देनी है और उसको टारगेट तक ले जाना है, समटाइम कॉल्ड पिन होल सर्जरी, और वहाँ पे जाके आपने अपना रेडियोलॉजी करनी है और यानी रेडिएशन अपनी इमिट करनी है, और वहाँ पे आप उसकी थेराप्यूटिक भी देख सकते हो, डायग्नोस्टिक भी आगे उसने बताए हुए। अब डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या है, परकुटेनियस आपने बायोप्सी लेनी है, अल्ट्रासाउंड CT गाइडेड, ठीक है। यानी आपने अल्ट्रासाउंड CT किया है उसको देखते हो उसकी गाइड की मदद से आपने एक सिंपल नीडल पास करके लीवर से, किडनी से, प्लूरा से, पैरायोटिक लिम्फ नोड से अपनी बायोप्सी ले रही है, एज़ कम्पेयर टू आप पूरा सर्जरी करके उसको खोलते और फिर जाके वो बायोप्सी लेते हैं। उसके अलावा ट्रांसजगुलर लीवर बायोप्सी, यानी लीवर के अंदर ना ब्लड ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा चांस होता है बाइट से करते हुए, तो आप क्या कहेंगे, आप इंट्राजगुलर वेन से हेपेटिक वेन में जाएंगे और हेपेटिक वेन में जाके आप बायोप्सी लेंगे। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हुई भी तो वो आपकी हेपेटिक वेन में आ जाएगा ब्लड, और इस तरह आपका ब्लड लॉस नहीं होगा।
फिर आता है कैथेटर एंजियोग्राफी। इसमें क्या होता है, ये एक टाइप है एक्सरे की। इसके अंदर हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं ब्लड वेसल के अंदर किसी एक जगह से, और उसको डिजीज़ पार्ट पे लेके जाके और वहाँ पे आप उसकी एक्सरे कर लें, और उसके अंदर आपको कंप्लीट उसकी डिटेल नज़र आ जाएगी। इसको कैथेटर एंजियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। इसमें क्या होता है, जो जो शेडो आ रहा होता है ना, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो नीचे वाली डिटेल होती है वो आपको नज़र आ जाती है। इसको सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी कहते हैं। उसके बाद आती है थेराप्यूटिक। तीन ये चार डायग्नोस्टिक थी, परक्यूनेटिस बायोप्सी, ट्रांसजगुलर लिवर बायोप्सी, कैथेटर एंजियोग्राफी और सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। अब आ जाए थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक में क्या है, परक्यूटेनियस आपने बाहर से ही आपने कोई एब्सेस या फ्लूइड कलेक्शन हुआ था उसको ड्रेन कर दिया अल्ट्रासाउंड या सीटी की मदद से। उसके बाद आया परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी। पहले था एंजियोग्राफी, अब देखें हम एंजियोप्लास्टी तक भी पहुँच गए कि आपने एक कैथेटर पास किया है, गाइडेड वायर के ज़रिए आप उसको उस जगह पे ले गए जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल क्लूड की हुई है, लेकिन आपने पता कैसे लगेगा, ऊपर से आपने रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन सीटी या रेडियोग्राफ आप कर रहे हैं या अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, वो अल्ट्रासाउंड की मदद से आप गाइडेड वायर को उस पॉइंट तक ले गए हैं जहाँ पे वो ब्लॉक हुआ और वहाँ पे जाके आपने बैलून को इन्फ्लेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्या हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, हीमाटोमा हो सकता है, या फॉल एनोरिज्म फॉर्मेशन, इवन वेस्कुलर स्टंट्स आप डाल देते हैं इसी तरह गाइडेड, लेकिन उसमें भी एक्लूजन, डिकरेंट स्टंसिस या फिर एओर्टिक डायसेक्शन का खतरा रहता है। थेराप्यूटिक इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं आप, कोई आर्टरी हो गई है उसमें आपने ग्लू, जेलेटिन फोम या थ्रोम्बिन लगा के अपने इमोबिलाइजेशन कर ली है। ट्रांसजगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट क्रिएट कर देते हैं आप, हेपेटिक फेलियर के या कोई हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का पेशेंट है, इसमें क्या करना है आपने, आप जी इसका प्रोसीजर नीचे दिखाया भी हुआ है। जुगुलर वेन के ज़रिए आप जाते हैं हेपेटिक वेन में, हेपेटिक वेन के ज़रिए से आप एक नीडल पास करेंगे पोर्टल वेन के अंदर, और उसके पीछे कैथेटर के पीछे फिर आप अपना पूरा वो कैथेटर पास करके और उसके पीछे बोर को खुला करेंगे, और वहाँ पे आप एक क्रिएट कर देंगे शंट, ठीक है। और उसके बाद अपने नीडल और कैथेटर को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह आप सिस्टेमिक टू पोर्टल शंट क्रिएट कर देते हैं एक वेसल से जाते हुए। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए आपको चाहिए क्या, ऊपर से आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अल्ट्रासाउंड या सीटी एक्सरे आप कर रहे हैं और उसकी मदद से गाइड करते हुए आपने किया। उसी तरह ट्रांस आर्टेरियल कीमो मोबिलाइजेशन कर सकते हैं आप, बिलरी स्टंटिंग कर सकते हैं आप, परकुटेनियस ट्रांस हेपेटिक एंजियोग्राफी, ठीक है। तो ये सारे ट्रांस यानी थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक, इनमें सवाल कोई नहीं है, और बस इनको आप इनके नाम ज़हन में रख लें, और अगर डिटेल थोड़ी सी आपको पता हो तो काफ़ी है। तो इस तरह हमारा जो ये रेडियोलॉजी का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।